हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें पता चला था कि सांपू के किंग का अपना एक प्लान है। वो स्टार सिटी के लोगों को मरवाना चाहता है ताकि वो स्टार सिटी पर कब्जा कर सके और राज कर सके। जानबूझकर उस एल्डर बियर को बहुत ज्यादा उकसा रहा है ताकि वो गुस्से में आकर इन सभी को मार डाले, उसको खुद मेहनत ना करनी पड़े। एल्डर बियर ने अभी भी गूजोंग को अपने हाथ में पकड़ रखा होता है और उसे कहता है, तुमने मेरे पोते को मारा है, मैं तुम्हारी बॉडी की हर एक हड्डी को तोड़ डालूंगा जिससे तुम्हें इतना ज्यादा दर्द महसूस होगा जितना तुमने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द महसूस हो जितना मेरे पोते को मरते हुए हुआ होगा। तुमने मेरे पोते के छोटे छोटे पीसेस कर दिए, मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। क्योंकि वहीं पर आवाज आती है, इसकी जितनी ज्यादा हड्डियां टूटेगी मैं उतनी ही ज्यादा बियर केव्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसमें रहने वाले सारे बियर्स को मार डालूंगा। फिर हम लोग देखेंगे कि गूजोंग की बॉडी के अंदर ज्यादा हड्डियां हैं या फिर तुम्हारी बियर केव्स ज्यादा हैं। उसी वक्त एक क्लिफ के ऊपर बिमिंग को दिखाते हैं। बिमिंग उसे कहता है, तुम ये ट्राई करके देख सकते हो, इसकी हड्डी तोड़कर देखो और उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। एल्डर बियर बिमिंग को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि गूडाओ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। कि सांपू का किंग बिमिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लड़का यहाँ पर कैसे आ गया। मैं इन सारे लोगों को असुरा बैटल ग्राउंड में इसलिए लेकर आया हूँ ताकि यहाँ पर इस बैटल ग्राउंड में जो भी दाखिल हो उसी वक्त मुझे पता चल जाए, लेकिन ये लड़का यहाँ पर पहुँचा है और मुझे पता भी नहीं चला ये कब यहाँ पर आ गया। सांपू का किंग कहता है, बहुत ही जल्दी गू फैमिली और बाकी की फैमिलीज के पैट्रियार्च यहाँ पर अपने बच्चों को बचाने के लिए आ जाएंगे। मेरे प्लान को बर्बाद करने के लिए ये लड़का यहाँ पर आ गया है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। इस एल्डर बियर को गुस्सा दिलाता हूँ ताकि ये सभी को यहीं पर मार डाले। सांपू का किंग फिर से आगे बढ़ता है और एल्डर बियर से कहता है, एल्डर बियर तुम अभी तक किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इस लड़के को मार डालो, इसने तुम्हारे पोते को मारा है। तुम अपने पोते का बदला नहीं लेना चाहते या फिर तुम इस लड़के से डर गए हो। एल्डर बियर उस सांप से कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं इस लड़के से डर रहा हूँ, ये तो एक बिगनर लेवल का हंटर है, यहाँ तक कि गार्ड भी जमीन पर आ जाए तो वो भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा। मैं एक एम्परर रैंक का हंटर हूँ। तुम्हें बार बार मुझे जो बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और किसको मारना है, मैं इसको खुद ही मार डालूंगा। तुम बस इस बात को यकीनी बनाओ कि यहाँ से कोई भी भागने ना पाए, सभी को रंबा रोक कर रखो। मैं यहाँ से किसी को भी जाने नहीं दूंगा, मैं सभी को मार डालूंगा। एल्डर बियर बीमिंग से कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। मैं इस लड़के को तुम्हारे सामने मारूंगा, इसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम सामने खड़े देखोगे। एल्डर बियर अपने दूसरे पंजे को रेडी करता है। गूजोंग को अपने हाथ से छोड़कर दूसरे पंजे की मदद से उसके टुकड़े करने लगता है। उसी वक्त बिमिंग अपने बाले को उस पर छोड़ देता है, यानी अपनी स्केल्टर गन को। इनका स्केल्टर गन एल्डर बियर के पंजे के सेंटर से होता हुआ पार चला जाता है। एल्डर बियर उस स्केल्टर गन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी वक्त बिमिंग अपने इस गॉड लेवल के वेपन को निकालता है और जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बिमिंग उस एल्डर बियर के दूसरे पंजे को भी जख्मी कर देता है। एक पंजे को तो उसने अपनी स्केल्टर गन से जख्मी कर दिया है और दूसरे पंजे को अपने नाइफ से जख्मी कर देता है। एल्डर बियर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एम्परर लेवल के डीमन को नुकसान पहुंचाने की। बिमिंग भी अपने स्केल्टर गन को फिर से उठा लेता है और गूजोंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस एल्डर बियर से कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें जख्मी कर दिया है, तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसका बदला तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बिमिंग अपने स्केल्टर गन को उसके सामने करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, ये यंग मास्टर ना सिर्फ आज तुम्हारे पर अटैक करने वाला है बल्कि तुम्हें मारने के बाद सारे बियर मीट से पूरे हेवनली स्टार सिटी को दावत देगा। आज पूरे स्टार सिटी वाले तुम्हारे बियर फैमिली का गोश्त खाएंगे। एल्डर बियर अपने हाथों को उसके सामने करता है और साथ ही दिखाते हैं कि एल्डर बियर के हाथ अपने आप हील हो रहे होते हैं। एल्डर बियर कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। बिमिंग भी उसके हाथों को अपने आप हील होते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गूडाओ आगे बढ़ता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा मैजिक यूज कर रहा है, इसके जख्म अपने आप कैसे हील हो सकते हैं। गूडाओ का कजिन आगे बढ़ता है और कहता है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये बियर पाम है। बियर के पास ऐसी पावर्स होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर असुरा बैटल ग्राउंड में बहुत सारी ऐसी डीमन बीज हैं जो कि अपने घोंसले यहाँ पर बनाती हैं और उनके अंदर बहुत सारी शहद होती है और इस डीमन बियर को शहद बहुत ज्यादा पसंद है। जब ये अपना हाथ उस शहद के अंदर डालते हैं तो उस शहद में से कुछ शहद इनके हाथों पर लग जाती है और उस शहद के अंदर बहुत सारी ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से इन सभी के पास ये हीलिंग पावर्स आ चुकी हैं। बिमिंग कहता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एबिलिटी है कि इसके पास बियर पाम्स हैं, यानी कि ये अपने हाथों को अपने आप हील कर सकता है। बियर पाम्स का सुनते ही स्नोबॉल भी बाहर निकल आती है और बिमिंग के कंधे पर निकलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चिरप चिरप करते हुए बिमिंग से कहती है, मुझे ये बियर पाम्स खानी है। बिमिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें इसकी बियर पाम्स चाहिए। स्नोबॉल फिर से उसे आगे से चिरप चिरप करती है, यानी कि उसे चाहिए। बिमिंग उसे कहता है, तो फिर परेशान होने वाली कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसकी बियर पाम्स को जरूर काट कर लाऊंगा, फिर तुम इसे आसानी से बैठ कर खा सकती हो। बिमिंग साथ ही अपने स्केल्टर गन की पावर को यूज करता है और
जमीन के अंदर से कुछ एनर्जी की बनी हुई रस्सियां निकलती हैं, जो कि उस बड़े बियर को अपने आप में बांध लेती हैं। वो बियर आगे से चिल्लाना शुरू कर देता है। बिमिंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं? बिमिंग आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि ये एक ट्रिक है? साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो बियर जमीन के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। एल्डर बियर नीचे गिरने के बाद कहता है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इसको बहुत ज्यादा कम आंक दिया। एल्डर बियर और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है, मैं तो इसकी पकड़ से आजाद ही नहीं हो पा रहा। बिमिंग उसके सामने अपने डैगर को फेंक देता है और कहता है, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इस डैगर को उठाओ और खुद ही अपने छोटे छोटे पीसेस कर दो, या फिर मैं तुम्हारे पीसेस करता हूँ। पीसेस का नाम सुनते ही स्नोबॉल फिर से चिरिक चिरिक करना शुरू कर देती है और उसके मुंह में पानी आ जाता है। बिमिंग अपने स्केलेटन गन को फिर से अपने हाथ में पकड़ता है और उस एल्डर बियर के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हिलने की कोशिश मत करना, चुपचाप अपने पंजे काट कर मुझे दे दो। जबकि गूडाओ का कजन वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने गू फैमिली के हेड से इसकी तारीफ सुनी थी, उसने कहा था कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। गूडाओ हंसते हुए अपने कजिन से कहता है, इसीलिए तो मैं इसे अपना बॉस कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि गूजोंग से कहता है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी ज्यादा वीक हो और फिर भी इसके फॉलोअर बने फिरते हो। गूजोंग आगे बढ़ता है और बिमिंग से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया। साथ ही वो अपना चेहरा लटका लेता है। बिमिंग उसे कहता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे क्या कहने वाले हो। तुम यही कहोगे कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, क्योंकि तुमने जहाँ पर जो कुछ भी किया है उसकी वजह से सब लोग मुश्किल में पड़ गए हैं और कितने ही लोग मारे गए हैं। अगर तुम ये सब कुछ मुझसे कहने वाले हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम जहाँ पर बिल्कुल गलत हो। तुम एक हंटर नहीं बन सकते अगर तुम्हारी सोच ऐसी रही। एक हंटर बनने के लिए जरूरी है तुम्हें जहाँ पर भी कोई डीमन नजर आए उसे मार डालो। हम डीमंस के साथ फाइट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाते हैं और अपने रैंक्स को बढ़ाते हैं। डीमंस के ऊपर तरस खाना या फिर किसी डीमन के लिए तरस खाना, ये बहुत ही अलग बात है। एक हंटर की दुनिया बहुत ज्यादा बुरी है, जहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा जुल्म करना पड़ सकता है, किसी को भी मारना पड़ सकता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लड शेड हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा फैसला करने का पूरा मौका दूंगा। अगर तुम एक हंटर बनना नहीं चाहते तो तुम अपना फैसला कर सकते हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं हंटर बनने की, चाहे तुम कोई भी फैसला करो, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। गूजोंग बिमिंग से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कुछ समझाने के लिए। सांपों के किंग के जितने भी छोटे सांप होते हैं वो सारे उसे कहते हैं, माय किंग अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा बियर किंग तो हार चुका है। गू फैमिली के एल्डर्स भी यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँचने वाले होंगे। आपका प्लान तो यहाँ पर फेल हो जाएगा अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया। आप हमें ऑर्डर्स दें, हम इन सबको यहीं पर मार देते हैं, क्योंकि अगर फैमिली के एल्डर्स और पैट्रियार्च यहाँ पर आ गए तो वो सारे हम लोगों को मार डालेंगे। सांपों का किंग उनकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और वो बिमिंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसने तो बियर किंग को बहुत ही जल्दी हरा दिया। यह सारा बना बनाया प्लान इस लड़के की वजह से चौपट हो चुका है। अभी तक मैं स्टार सिटी पर राज कर रहा होता अगर ये लड़का यहाँ पर नहीं होता। ऐसे में अपना सारा काम एल्डर बियर से करवाने वाला था, लेकिन इस लड़के ने जबकि एल्डर बियर को हरा दिया है, अब मुझे लगता है कि मुझे ही अटैक करना पड़ेगा। इस लड़के का मेरे हाथों से मरना ये इस लड़के के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि मैं सांपों का किंग हूँ, कोई आम सा डीमन नहीं। एल्डर बियर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और बिमिंग से कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने कहा एक हंटर बनने के लिए सिर्फ पावर मैटर करती है, तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। गूजोंग चिल्लाकर बिमिंग से कहता है, बिमिंग जल्दी से बचो, वो अपनी पावर को रिलीज करने वाला है। साथ ही एल्डर बियर अपनी पावर को रिलीज कर देता है और उसकी पावर जैसे रिलीज होती है बिमिंग भी पीछे की तरफ गिर जाता है। गूजोंग बिमिंग से कहता है, बिमिंग क्या तुम ठीक हो? बिमिंग उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एल्डर बियर जब अपनी पावर्स को बढ़ाता है तो उसकी बॉडी रिफॉर्म हो जाती है, यानी उसकी बॉडी के पीछे जो छोटे छोटे सींग होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं। अब इनको सींग या फिर स्पाइक कह सकते हो। सांपों का किंग भी जो देखकर आगे बढ़ता है और एम्परर बियर से कहता है, चलो हम दोनों मिलकर इन पर अटैक करते हैं। मैं ये नहीं देख सकता कि तुम्हारे पोते को मारकर ये तुम्हें भी मारने वाले हैं। मैं तुम्हारे पोते का बदला लेने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों मिलकर अटैक करते हैं। एल्डर बियर उसे कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, चलो फिर मिलकर अटैक करते हैं। सांपों का किंग अपने सारे छोटे सांपों से कहता है, यहाँ पर जितने भी बाकी के हंटर्स हैं उनमें से किसी को भी इस फाइट में मत आने देना, सभी को मार डालो। जितने भी बाकी बच गए हैं वो मेरे साथ आगे बढ़ो, हम सब लोग इस लड़के पर अटैक करते हैं। एल्डर बियर वहीं से एक बड़े से पत्थर को उठा लेता है। वो उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए चिल्लाकर बिमिंग से कहता है, मेरे हीलिंग करने वाले पंजे चाहिए थे, आओ और आकर ले लो। और साथ ही वो बिमिंग के ऊपर उस बड़े से पत्थर को फेंक देता है। बिमिंग अपनी स्केलेटल गन को सामने की तरफ करते हुए उसकी पावर्स को रिलीज करता है। बड़ा सा पत्थर जैसे ही उसकी स्केलेटल गन के साथ टकराता है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन उसी वक्त वो बड़ा सांप बिमिंग के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक करता है। सांपों का किंग अपने मुंह से पॉइजन थूकता है, लेकिन बिमिंग जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। सांपों का किंग उसे कहता है,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक एम्परर रैंक के हंटर हो, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा वेपन नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। मिमिंग स्नोबॉल से कहता है वो एल्डर बियर अब तुम्हारा है, जाओ और जाकर उसके साथ डील करो, जबकि मैं इन सांपों को संभालता हूँ। स्नोबॉल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिरिप चिरिप करते हुए वहाँ से उड़ जाती है सीधी एल्डर बियर की तरफ। एल्डर बियर भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारा स्केलेटल गन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये छोटा सा फर बॉल ये मुझे हराएगा? जरा गौर से मेरी तरफ देखो, मैं कैसे तुम्हारे इस छोटे से फर बॉल को अपने हाथों में मसल कर कैसे इसका कीमा बनाता हूँ। स्नोबॉल सीधी उस एल्डर बियर की तरफ जा रही होती है। एल्डर बियर जैसे उसे अपना पंजा मारने लगता है, स्नोबॉल जमीन की तरफ चली जाती है और वो ग्राउंड के ऊपर से बाउंस करते हुए वापस उसके पेट पर एक जबरदस्त पंच मारती है, जिसकी वजह से वो एल्डर बियर जमीन पर गिर जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एल्डर बियर को नुकसान पहुँचाने की। चिरप चिरप करते हुए स्नोबॉल पीछे की तरफ हट जाती है, जबकि एल्डर बियर अपने बड़े वाले सींगों को और ज्यादा बड़ा कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाता है। यानी कि उसके वो बड़े बड़े सींग जो कि उसकी पीठ पर है वो अपने साइज में बड़े हो सकते हैं, बड़े यानी लंबे हो सकते हैं। उसके वो बड़े बड़े सींग जैसे स्नोबॉल के करीब पहुंचते हैं, स्नोबॉल उसके दोनों सींगों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है। साथ ही उन दोनों सींगों को पकड़ने के साथ वो उन दोनों को तोड़ देती है और फिर अपनी फुल पावर के साथ उसके दोनों सींगों को वापस एल्डर बियर की तरफ फेंक देती है और वो दोनों सींग उड़ते हुए जाते हैं और एल्डर बियर की चेस्ट में जाकर लगते हैं, जिसकी वजह से एल्डर बियर पीछे जाकर गिरता है, जबकि उसका पंजा वहीं जमीन पर पड़ा हो। स्नोबॉल उसके पंजे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बिमिंग उसकी तरफ देखता और कहता है तुमने तो बहुत ही जल्दी अपना काम खत्म कर दिया, तो फिर अब देखो मैं कैसे इन सांपों के साथ निपटता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 61 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्नोबॉल उस एल्डर बियर को मार देती है। विमी उसे कहता है तुमने तो अपना काम खत्म भी कर लिया, अब मेरी बारी, अब मुझे देखो मैं कैसे इन सांपों को मारता हूँ। विमी कहता है मुझे लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा अगर मैं वाकई में इस काम को पूरा करना चाहता हूँ। विमी वहाँ पर जितने भी छोटे सांप होते हैं उन सभी को मार देता है और सांपों के किंग से कहता है अब तुम्हारे पास जो भी बड़ा मूव बचा है उसको यूज कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। सांपों का किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस लड़के ने तो मेरे बहुत सारे साथियों को मार दिया है, अब मैं इसका क्या करूँ, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। विमिंग उसके सामने अपने हाथ को करता है और अपनी बो एरो से उस पर तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास तीर खत्म हो जाते हैं। सांपों का किंग अपने साथियों से कहता है इसके पास तीर खत्म हो चुके हैं, जल्दी से सारे आगे बढ़ो और मिलकर इस पर अटैक करो। लेकिन विमिंग अपने डैगर को यूज करते हुए अपने हाथ पर एक कट लगाता है और अपने ब्लड को अपने उस हॉरिक्रूक्स यानी कि स्केलेटल गन के ऊपर लगाता है। ब्लड सैक्रिफाइस मूव को यूज करता है, जिसकी वजह से स्केलेटल गन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। विमिंग उन सब से कहता है अगर तुम सब लोगों को मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी किए देता हूँ, और साथ ही वो अपने स्केलेटल गन को यूज करते हुए उनमें से ज्यादातर सांपों को मार देता है। सांपों के किंग के पास अभी भी एक स्पेशल मूव है, वो उसे अपनी अलग डायमेंशन में ले जाता है और कहता है ये मेरा स्पेशल सोल डिवावरिंग मूव है, जिसके अंदर वो अपने बहुत सारे आफ्टर इमेजेस क्रिएट करता है। विमिंग मुझे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तो ये सांपों का किंग ये भी अपने लिए इल्यूशंस क्रिएट कर सकता है। सांपों का किंग उसे कहता है क्या अब तुम्हें पता चला कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। तेरी और तुम्हारी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हालांकि तुम एक एम्परर रैंक के हंटर हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन विमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं क्या लगता है कि तुम्हारा इस तरह का इल्यूशन मैजिक मेरे सामने काम करेगा। मैंने तुमसे भी ज्यादा बड़ी बड़ी इल्यूशंस क्रिएट की है। और साथ ही वो अपनी स्केलेटल गन को उसकी तरफ फेंकता है। विमिंग उसकी बहुत सारी इल्यूशंस में से एक इल्यूशन के ऊपर अटैक करता है, जो कि वाकई में उसका रियल होता है। उसका बाला उसके मुंह के अंदर जाकर लगता है। जैसे ही विमिंग का बाला उसके मुंह के अंदर लगता है उसकी बाकी की सारी इल्यूशंस वहाँ से गायब हो जाती हैं। विमिंग उससे कहता है अगर तुम यहाँ पर इल्यूशंस क्रिएट कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जब स्टार अलायंस में था तब मैंने ऐसी बहुत सारी इल्यूशंस देखी हैं। वो सारी की सारी इल्यूशंस बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तुम्हारी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। विमिंग साथ ही अपने बाले को वापस बुला लेता है। वो सांप भी बहुत ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। बूढ़ा वो भागता हुआ विमिंग के पास आता है और कहता है बॉस क्या तुम ठीक हो। विमिंग उससे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लोग अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि वो दूसरी तरफ देखते हैं ग्रैंडपा गू डाओ और साथ में बहुत सारे पैट्रियार्च, जबकि शुई और जाओ किंग भी उनके साथ होते हैं। वो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आहिर यहाँ पर हुआ क्या। वो सारे उनको सारी बात बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। विमिंग आगे बढ़ता है और ग्रैंडपा से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे, यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ है आपके बहुत सारे बीस्ट मारे गए, मैं इसके लिए आपको पूरी तरह कंपनसेट करूंगा। आपके बैटल ग्राउंड में जितने भी बीस्ट मरे हैं और जितना भी नुकसान हुआ है मैं उस सब की पेमेंट आपको कर दूंगा। उसी वक्त गूजोंग भागता हुआ विमिंग
बिमिंग के सामने आ जाता है और कहता है, ग्रैंडपा गू, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, बिमिंग की वजह से नहीं, कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया था और मैंने एल्डर बियर के पोते को मार डाला, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर आपको बदला लेना है या फिर कुछ पेमेंट्स लेनी है तो आपको मुझसे लेनी होगी, क्योंकि आपके लोगों की मौत मेरी वजह से हुई है। ग्रैंडपा गू हंसना शुरू कर देती है और कहती है, क्या तुम गूजोंग हो? और साथ ही उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे भी चैन फैमिली की हमारे पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। चैन फैमिली की वजह से अभी तक हम लोग स्टार सिटी में जिंदा हैं, जी तुम लोगों से कोई भी पेमेंट नहीं चाहिए। साथ ही ग्रैंडपा सांपू के किंग की तरफ देखकर कहती हैं, ये तो तुम लोगों का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से सांपू के किंग का सारा प्लान मेरे सामने आ गया। अगर आज तुम लोग इसे यहाँ पर एक्सपोज नहीं करते तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये स्टार सिटी पर कब्जा कर लेता। एल्डर बियर जो कि अभी तक वहाँ पर जख्मी हालत में है, वो कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है मैंने वैसे ही तुम्हारे लड़के पर अटैक कर दिया? तुम्हारे लड़के ने मेरे पोते को मारा है, इसने शुरुआत की थी, इसी वजह से मैंने अटैक किया। ग्रैंडपा गू बिमिंग और गूजोंग से कहते हैं, एल्डर बियर के साथ तुम लोगों को जो भी करना है वो तुम कर सकते हो, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। गूजोंग आगे बढ़ता है। एल्डर बियर उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इस बुड्ढे से माफी मांग लेने से या फिर इस बुड्ढे के मुंह से थैंक्स कहलवा लेने से तुम्हारे क्राइम चुक जाते हैं? तुमने इसके लोगों की जान ली है, यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे लोग तुम्हारी वजह से मरे हैं। गूजोंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जबकि वो एल्डर बियर हंसना शुरू कर देता है। स्नोबॉल उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारती है और कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो। बिमिंग उस एल्डर बियर से कहता है, यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन सबको तुमने मारा है, तुमने जो किया है उसका मलबा दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत करो। फिर बिमिंग गूजोंग से कहता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी तुमसे यही कहा था, एक हंटर बनने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ सकता है और बहुत सारे तुम्हारे आसपास के लोग मर भी सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि लोगों को मरता हुआ देख सको या फिर लोगों को मार सको, तो तुम्हें एक हंटर नहीं बनना चाहिए, अपने लिए कोई और रास्ता चूज कर लो। गूजोंग उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। बिमिंग जो कि उस बड़े सांप की तरफ पीट करके खड़ा होता है, वो बड़ा सांप फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा सारे का सारा प्लान फ्लॉप हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, अब तुम मेरे इन बड़े जहरीले दांतों का मजा चखो। और साथ ही वो बिमिंग पर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त गूजोंग उसे धक्का देकर उसके सामने आ जाता है और वो सांप गूजोंग को काट लेता है। बिमिंग जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने शैडो एक्जीक्यूशन मूव को यूज करता है और उस सांप की गर्दन काट देता है। गूजोंग उसके जहरीले दांतों की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी बॉडी के अंदर उस सांप का जहर भी चला गया है। भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है, गूजोंग क्या तुम ठीक हो? गूजोंग बिमिंग से कहता है, एल्डर बियर ने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं वो सारे लोग मेरी वजह से मरे हैं। अगर मैं स्ट्रांग होता तो मैं इन सबको बचा सकता था। मैंने फैसला कर लिया है, मैं एक हंटर बनूंगा और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हंटर बनूंगा कि आज के बाद मेरे सामने कोई भी नहीं मरेगा और उसके बाद मैं शुई को प्रोटेक्ट कर सकूंगा, क्योंकि जितनी बार भी तुमने मुझे शुई को प्रोटेक्ट करने का कहा है मैंने हर बार मार खाई है, हर बार मैं फेल हुआ हूँ, लेकिन अब मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, देखना मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। और साथ ही वो बेहोश हो जाता है। सांपू के किंग के जहर का उसके ऊपर असर हो रहा है, जबकि बिमिंग उसके पास बैठा चिल्ला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं बिमिंग अपनी की पावर को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। साथ ही बिमिंग कह रहा होता है, मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम एक हंटर बन सकते हो। पास्ट लाइफ में तुम एक बहुत ही अच्छे और पावरफुल हंटर बने थे और इस बार भी तुम ऐसा कर सकते हो। ग्रैंडपा गू बिमिंग से कहते हैं, ब्रदर चैन ये तुम क्या कर रहे हो? बिमिंग उसे कहता है, मैंने अपनी पावर को यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर जितना भी जहर था उस सबको निकाल दिया है, अब इसके ऊपर जहर का असर बहुत ज्यादा कम होगा। बिमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और गूजोंग को भी उठा लेता है। ग्रैंडपा गू से कहता है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसे वापस ले जाने में, ताकि जो वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सके और इसे कुछ मेडिसिन वगैरह भी दे देना। ग्रैंडपा गू से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं, हमारे पास एक ऐसा काम है जो इस लड़के के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, हम लोग पहले इसका इलाज करते हैं और उसके बाद इसे ये काम दे देंगे। लेकिन ब्रदर बिमिंग क्या तुम हमारे साथ हमारे मेंशन में नहीं आओगे? हम लोग थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। लेकिन बिमिंग ब्लैक विडो की तरफ देखता है तो ब्लैक विडो के साथ साथ ब्लैक पकोडा के लोग भी खड़े होते हैं। बिमिंग कहता है, नहीं अभी के लिए मुझे किसी और जगह पर जाना है, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, मुझे किसी के साथ बात करनी है। नेक्स्ट सीन में बिमिंग अपने हेयू मेंशन में वापस आ जाता है। ब्लैक विडो ब्लैक पकोडा के मास्टर को अपने साथ वहीं पर ले आती है। बिमिंग अपने सोफा में बड़े ही आराम से आकर बैठ जाता है, जबकि ब्लैक पकोडा का मास्टर उसके सामने खड़ा होता है। ब्लैक विडो से कहती है, स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा के मास्टर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ब्लैक पकोडा के मास्टर बिमिंग से कहते हैं, मुझे इस बात के लिए माफ कर दो, मैं पहले तुम्हें इन्फॉर्म करके यहाँ पर नहीं आया, इस तरह अचानक आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। बिमिंग उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, स्टार सिटी के ब्लैक पकोडा के मास्टर के बारे में स्टार अलायंस वालों को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हिडन और सीक्रेटिव है, यानी कि ये अपने आप को किसी के सामने इस तरह शो नहीं कराता। लेकिन अचानक ये मेरे सामने इस तरह क्यों आ गया है? बिमिंग उठकर खड़ा हो जाता है और कहता
कहता है बैटल ग्राउंड से वापस आते वक्त ब्लैक विडो ने मुझे सारी बात बता दी है कि आपकी कौन कौन सी कंडीशन है, कि आप हमारे नए सिटी में हमारी सारी नई इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और वहाँ पर आप सारा बिजनेस करना चाहते हैं। तुम सब लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? क्या तुम सब लोग ये सब कुछ संभाल पाओगे? ब्लैक पगोडा के मास्टर से कहते हैं कहीं आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? हमारी ब्लैक पगोडा हर तरफ फैली हुई है, ऐसी जगहों पर भी ब्लैक पगोडा की शॉप्स हैं जहाँ पर सिर्फ 2-4 लोग रहते हैं, यानी कि हमारी ब्लैक पगोडा बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप बस हाँ कर दें। बिमिंग मास्टर से कहता है तो इसका मतलब तुम सब लोग इसको मैनेज कर सकते हो, लेकिन मुझे ब्लैक विडो ने एक और बात बताई है, अगर मैं तुम्हारी इन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान लेता हूँ तो तुम लोगों ने कहा है कि तुम्हें जितना भी हर महीने प्रॉफिट होगा उसमें से 20% मुझे दिया करोगे। तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम है? मास्टर के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सारे कहते हैं क्या तुम्हें 20% शेयर बहुत ज्यादा कम लग रहा है? क्या तुम्हें पता भी है कि हमारी मंथली इनकम कितनी है? हमारी मंथली इनकम बिलियंस में जाती है, इस हिसाब से तुम्हारा 20% बहुत ज्यादा बनता है। पगोडा के मास्टर उन सबको घूर कर देखते हैं, वो सारे लोग खामोश हो जाते हैं। ब्लैक पगोडा के मास्टर बिमिंग से कहते हैं अच्छा भी ठीक है, तुम्हें हमसे कितना चाहिए, तुम बताओ कि तुम्हें कितने % चाहिए। बिमिंग उसे कहता है मुझे तुम्हारे प्रॉफिट का 90% चाहिए, ये मेरी सबसे पहली शर्त है, अगर तुम मुझे 90% दे सकती हो तो तुम लोग सारे बिजनेस को मैनेज कर सकोगे, और इसके साथ साथ मेरी और भी बहुत सारी शर्तें होंगी। एक बार जब हम लोग नया सिटी बना लेंगे और वहाँ पर तुम सारा अपना बिजनेस सेटअप कर लोगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी नई कंडीशन बताऊंगा। दूसरी बात, तुम्हारे सारे लोगों को यानी ब्लैक पगोडा के लोगों को मेरे अंडर काम करना होगा, उन्हें सारी मेरी कमांड्स को फॉलो करना होगा, जो भी मैं कहूंगा वो उसी बात को मानेंगे। मास्टर के साथ ही फिर से हैरान हो जाते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं ये क्या बात हुई, हम लोग इसके अंडर कैसे काम कर सकते हैं? वो अपने मास्टर से कहते हैं मास्टर आप इस कंडीशन को नहीं मान सकते, इससे ब्लैक पगोडा अंदर में बहुत ज्यादा कमी आएगी। ब्लैक पगोडा के मास्टर बिमिंग से कहते हैं यंग मास्टर चैन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो? बिमिंग उससे कहता है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी का अपना फैसला लेना होगा, क्योंकि मुझे अपने इस नए शहर के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे पता है कि एक ब्लैक पगोडा को डिस्ट्रॉय कैसे करना है। अगर तुम लोगों ने जल्दी अपना कोई फैसला नहीं लिया तो मैं तुम्हारे ब्लैक पगोडा की बजाय अपनी एक पगोडा शॉप बनाऊंगा और उसका नाम व्हाइट पगोडा रख लूंगा। मास्टर हंसते हुए बिमिंग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी ब्लैक पगोडा के होते हुए एक व्हाइट पगोडा बना सकते हो? हम आपके पास एक बहुत ही अच्छी ऑफर लेकर आए थे, लेकिन आप हमारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं, उनके लोग आगे बढ़ते हैं और ब्लैक विडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 62 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? गॉड लेवल के एपिसोड 63 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लैक पगोडा के मास्टर बिमिंग के साथ निगोशिएट करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो उसके साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, लेकिन बिमिंग उसकी बिजनेस डील को नहीं मानता और उन्हें अपनी कंडीशंस बताता है, जो कि मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मास्टर बिमिंग से कहते हैं अगर तुम्हारी यही शर्तें हैं तो हमें ये मंजूर नहीं। अब हमारे दरमियान बात करने को कुछ भी नहीं बचा। और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं और उनके सारे साथी आगे बढ़कर ब्लैक विडो को घेर लेते हैं। बिमिंग कहता है इस सब का क्या मतलब है? मास्टर से कहते हैं तुम्हें नहीं पता, ब्लैक विडो हमारी ब्लैक पगोडा की एक बिट्रेयर है, यानी एक गद्दार है, इसने हमारी ब्लैक पगोडा को धोखा दिया है। पहले तो मेरा इरादा यही था कि मैं इस लड़की को छोड़ देता हूँ, हालांकि ब्लैक पगोडा ने इसके खिलाफ एक इशू जारी किया हुआ है कि इस लड़की को जहाँ भी देखे वहीं पर मार डालें। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर तुम्हारे साथ ये बिजनेस डील हो जाती है तो मैं इस लड़की को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अभी हमारी ऑफर वही है, अगर तुम हमारी इस ऑफर को मान लेते हो तो बदले में हम इस लड़की को छोड़ देंगे। और अगर हम लोग आपस में बिजनेस नहीं कर सकते, यानी कि हम दोस्त नहीं है, और अगर हम दोस्त नहीं तो हम दुश्मन है। बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है, साथ ही अपने गॉड लेवल के डैगर को निकाल लेता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है ब्लैक पगोडा के मास्टर तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे घर में खड़े होकर मेरे ही लोगों को मार सकते हो? ब्लैक पगोडा के मास्टर भी बिमिंग की तरफ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हें देखा था तुम अपनी वॉर चैनल लेवल पर थे और अब तुम अपना लेवल अप करके एम्परर लेवल पर पहुंच चुके हो। लगता है कि मुझे भी अपनी पावर्स को रिलीज करना होगा। और साथ ही वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। अब बिमिंग उनकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास एक थंडर बैटल बीस्ट होता है जो कि एक यूनिक स्पीशीज है। बिमिंग कहता है मैंने पहले भी इस थंडर बैटल बीस्ट को देखा हुआ है। बिमिंग ब्लैक पगोडा के मास्टर से कहता है कहीं तुम स्टार अलायंस के ली ट्राइब की फैमिली का हिस्सा तो नहीं? यहीं पर बिमिंग हमें ली ट्राइब के बारे में बताता है कि स्टार अलायंस में ली ट्राइब वालों को बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि ली ट्राइब में एक स्पेशल ब्लड लाइन है। वो लोग इस तरह के थंडर बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनके ट्राइब में से हर साल बहुत सारे एम्परर रैंक के हंटर निकलते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बिमिंग कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही,
ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर ये लीड ट्राइब का मेंबर है तो स्टार अलायंस वालों ने इसे यहाँ पर क्यों आने दिया? ऊपर से ये ब्लैक पगोडा का मास्टर भी है, इसे तो इस वक्त स्टार अलायंस में होना चाहिए था। विमिंग कहता है मुझे एक और बात भी परेशान कर रही है, जब मीरो ने हम पर अटैक किया था, अगर ये तब भी स्टार अलायंस में था तब इसने यहाँ पर आकर हम पर अटैक क्यों नहीं किया? अगर ये मीरो का साथ देता, ये दोनों मिलकर हमारे स्टार सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। ब्लैक पगोडा के मास्टर विमिंग से कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुम्हें पता है कि मैं लीड ट्राइब से हूँ और तुम्हें पता है कि लीड ट्राइब वाले क्या कर सकते हैं, तो फिर मेरी डील अभी भी तुम्हारे लिए वही है, मैं तुम्हें 20% शेयर दूंगा। अगर तुम इस डील को मारने को तैयार हो तो मैं यहाँ से आराम से वापस चला जाऊंगा और ब्लैक विडो को भी छोड़ दूंगा। विमिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे डरा सकते हो? लीड ट्राइब के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे लगता है कि लीड ट्राइब वालों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया हुआ है, इसलिए तो तुम यहाँ पर स्टार सिटी में छुपे बैठे हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका बचा है, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और जो 20% शेयर तुम मुझे देने वाले थे, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने पास संभाल कर रखो। हो सकता है कि तुम्हारे लोगों को उस 20% शेयर से तुम्हारे लिए कॉफी खरीदना पड़े। ब्लैक पगोडा के मास्टर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं पहले तो तुमने मेरे 20% शेयर की बात को मानने से इनकार कर दिया। 20% शेयर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन तुम इसको लेने से इनकार कर रहे हो और ऊपर से तुम मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही वो अपने लोगों से कहते हैं जल्दी से बीस्ट माउंटेन को लेकर आओ। मास्टर के साथ ही भागते हुए चले जाते हैं अपनी बीस्ट माउंटेन को लेने के लिए। वो लोग हेव मेंशन के बाहर चले जाते हैं और अपने पास से सिटी निकालकर उस सिटी को बचाते हैं और साथ ही सारे का सारा स्टार सिटी हिलना शुरू हो जाता है। गू फैमिली के लोग भी अपने मेंशन में खड़े होते हैं, उन्हें भी झटके महसूस होते हैं। उनमें से ग्रैंडपा गू से कहता है ग्रैंडपा गू विंडो से बाहर देखो, सामने एक बीस्ट माउंटेन है, लगता है कि ब्लैक पगोडा वाले अपनी बीस्ट माउंटेन को अनलीश करने वाले हैं। ग्रैंडपा गू भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ब्लैक पगोडा वाले अपनी बीस्ट माउंटेन को कभी भी इस तरह रिलीज नहीं करते जब तक वो बहुत बड़ी मुश्किल में ना हो। विमिंग मास्टर से कहता है काफी अरसे के बाद मैं बीस्ट माउंटेन को देख रहा हूँ, मैं तो ये बात भी भूल चुका था कि ब्लैक पगोडा वालों के पास एक अल्टीमेट वेपन है। वो लोग हमेशा बीस्ट माउंटेन को यूज करते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता। स्नोबॉल जो कि विमिंग के कंधे पर बैठी होती है, वो चिरिप चिरिप करते हुए विमिंग से कुछ कहती है। विमिंग उसे कहता है तो क्या तुम उस बीस्ट माउंटेन में जाना चाहती हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? विमिंग उसे कहता है हाँ ठीक है, तुम वहाँ पर जा सकती हो, जहाँ पर ब्लैक पगोडा में यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट होने वाले हैं। हमारी लोहे सिटी की जो बीस्ट माउंटेन थी वो तो बहुत ज्यादा छोटी थी और उसके अंदर बहुत ही वीक मॉन्स्टर्स थे, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हो सकते हैं। तुम उन सबको जाकर खा सकती हो, लेकिन ज्यादा मत खाना और उस छोटे पिगी को भी अपने साथ ले जाओ। स्नोबॉल उस पिगी के कानों को पकड़ लेती है। विमिंग उस पिगी से कहता है छोटे पिगी, बीस्ट माउंटेन के अंदर अपनी स्नोबॉल का ख्याल रखना, कहीं ये ज्यादा ना खा ले, इस बात का खास ध्यान रखना। छोटा पिगी उसे कहता है जी जी, यानी कि ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। और फिर दोनों भागते हुए उस बीस्ट माउंटेन की तरफ चले जाते हैं। ब्लैक पगोडा के वर्कर्स जो कि बाहर खड़े होते हैं, जिनके हाथ में सिटी होती है, वो उन दोनों को देखकर कहते हैं मैंने इस तरह के बैटल बीस्ट पहले कभी नहीं देखे, ये कौन सी स्पीशीज के बीस्ट है? दूसरे वाला उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन से बैटल बीस्ट है? ये लोग बीस्ट माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर मरने वाले हैं, इनकी स्पीशीज के बारे में जानने का क्या फायदा? ब्लैक पगोडा के मास्टर विमिंग से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे वेपन्स हैं, कुछ ऐसे बैटल बीस्ट हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ। आज मैं खुद चेक करता हूँ कि तुम किस काबिल हो। तुम एक एम्परर रैंक के हंटर बन चुके हो, लेकिन देखते हैं तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और साथ ही वो अपने थंडर बीस्ट को कहते हैं जाओ और जाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। वो थंडर बीस्ट विमिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। विमिंग उससे कहता है मुझे तो लगा था कि लीड ट्राइब का मेंबर होने की वजह से तुम्हारे पास बहुत सारी ट्रिक्स होंगी और बहुत ही पावरफुल मैजिकल टेक्निक्स होंगी, लेकिन तुमने तो अभी तक सिर्फ एक थंडर बीस्ट को रिलीज किया है जो कि अपनी बहुत ज्यादा लो फॉर्म में है। अब तो मुझे वाकई में यकीन हो गया है कि लीड ट्राइब वालों ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया हुआ है। साथ ही विमिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने उस स्केलेटल गन को बाहर निकाल लेता है। ब्लैक पगोडा के जो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं वो विमिंग के स्केलेटल गन की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हारा स्केलेटल गन तो टूटा हुआ है, ये एक बहुत ही वीक वेपन है। तुम थोड़ी देर पहले हमारे थंडर बीस्ट का कह रहे थे कि ये अपनी लो फॉर्म में है, लेकिन तुम्हारा स्केलेटल गन तो उससे भी ज्यादा वीक है, तुम इसके साथ क्या कर लोगे? विमिंग उनसे कहता है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा स्केलेटल गन क्या कर सकता है, और वो अपने स्केलेटल गन को उस थंडर बीस्ट की तरफ फेंक देता है। ब्लैक पगोडा के मास्टर भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा स्केलेटल गन टूटा हुआ है, ये मेरे थंडर बीस्ट के सामने कैसे टिक पाएगा? लेकिन जैसे ही उसका वो बाला उसके करीब पहुंचता है, विमिंग एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है। उस बाले की एनर्जी को यूज करते हुए एनर्जी से बनी हुई एक रोप बनाता है और उसके थंडर बीस्ट को उस रस्सी के अंदर बांध लेता है, यानी कि वो रस्सी उस थंडर बीस्ट के इर्द गिर्द लिपट जाती है। ब्लैक पगोडा के मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। विमिंग उसे कहता है तुम्हारे पास जितनी भी टेक्निक्स है सभी को रिलीज कर दो, ये यंग मास्टर सभी का सामना करेगा और तुम्हें दिखाएगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। विमिंग उसके थंडर बीस्ट को नीचे गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है।
ब्लैक पगोडा के मास्टर उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं। इसके हाथ में जो स्केलेटन गन है, लगता है ये कोई एंशिएंट वेपन है, और इसने अभी अभी जो मूव यूज किया ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल मूव्स थे। ऐसे मूव्स इसने अपने आप कहां से सीख लिए? इस तरह के मूव्स इसे किसने सिखाए होंगे? लेकिन साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो अभी पूरी की पूरी बीस्ट माउंटेन है, चाहे ये कितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ये अकेले पूरी बीस्ट माउंटेन को नहीं हरा सकता। बीस्ट माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा बीस्ट है। और साथ ही वहाँ पर भी ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो सारे चौंक जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। वो सारे खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं तो उनकी बीस्ट माउंटेन के अंदर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वो सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर बीस्ट माउंटेन के अंदर क्या चीज एक्सप्लोड हो रही है, वहाँ पर तो एक्सप्लोजिव्स थे ही नहीं। जबकि बीस्ट माउंटेन के अंदर का सीन दिखाते हैं। स्नोबॉल ने वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं सभी को मार दिया होता है और उन सब की बेस्टियल कोर्स को निकाल लिया होता है, और उसने बेस्टियल कोर्स का एक बड़ा सा ढेर लगाया होता है। जबकि छोटा पिगी बेचारा वहीं पर डर कर खड़ा होता है। एक वर्कर मास्टर से कहता है मास्टर अब हम लोग क्या करेंगे, हमारी बीस्ट माउंटेन तो फेल हो गई है। मास्टर भी हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं ये सिर्फ उन 2 बीस्ट ने तो नहीं किया। विमिंग भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैंने तो अपनी स्नोबॉल से कहा भी था कि सारे मॉन्स्टर्स को मत मारना, लेकिन उसने तो सभी को मार डाला। वर्कर्स फिर से मास्टर से कहते हैं वो सब हम लोग क्या करेंगे, हमारी बीस्ट माउंटेन में जितने भी बीस्ट हैं वो दोनों डीमन बीस्ट उन सभी को मार डालेंगे। मास्टर जल्दी से अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हैं और कहते हैं अब हम और कर भी क्या सकते हैं, और जंप करते हुए बिमिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं आज हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। बिमिंग आगे से मुस्कुराता है और कहता है तो तुम्हें ऐसा लगता है, चलो फिर देखते हैं। बिमिंग जल्दी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके पीछे की तरफ घूमकर चला जाता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। बिमिंग के पंच की वजह से मास्टर पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। उसके वर्कर्स आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को नुकसान पहुंचाने की, और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त ब्लैक विडो अपने विप को यूज करते हुए एक वर्कर के गले में लपेट लेती है और कहती है तुम लोग पीछे रहो, ये मेरे बॉस और तुम्हारे बॉस के दरमियान की फाइट है, तुम लोगों को बीच में आने की इजाजत नहीं है, और वो उन सबको मारकर बेहोश कर देती है। बिमिंग मास्टर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मास्टर उसे कहते हैं अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया और मेरे लोगों को मार दिया तो फिर हमारे ब्लैक पगोडा वाले तुमसे बदला लेंगे। तुम चाहे कहीं पर भी चले जाओ, ब्लैक पगोडा वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स जो भी तुम्हारे साथ हैं उन सभी को मार डालेंगे। बिमिंग उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सिचुएशन का अंदाजा नहीं कि इस वक्त तुम किस जगह पर खड़े हो। मैं तुम्हारी ब्लैक पगोडा को तुमसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे ब्लैक पगोडा वाले क्या कर सकते हैं। जाकर अपनी जिंग सूसू को इस बारे में बता देना कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अगर वो मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो जाकर उसे कहना वो खुद मेरे साथ आकर बात करे, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे साथ बिजनेस की बात कर सको। जिंग सूसू का नाम सुनते ही ब्लैक पगोडा के मास्टर भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं इस लड़के को हमारी मैनेजर का नाम कैसे पता है, आखिर ये लड़का है कौन। और बाकी बची तुम्हारे इन लोगों की बात, तो ये सारे लोग यहीं पर रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ जो कि तुम्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। वो ब्लैक विडो से कहता है ब्लैक विडो अभी करो। ब्लैक विडो अपने हंटर को घुमाते हुए वहाँ पर जितने भी ब्लैक पगोडा के लोग होते हैं उन सभी को मार देती है। ब्लैक पगोडा के मास्टर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाहते हो, मैं अब तुम्हारा मैसेज जाकर पहुंचा दूंगा। और वो उठकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ब्लैक विडो बिमिंग से कहती है क्या तुम इसे बस ऐसे जाने दोगे, क्या तुम इसे नहीं मारने वाले। बिमिंग उसे कहता है नहीं, हम लोग इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, ये तो सिर्फ ब्लैक पगोडा का एक कुत्ता है। ब्लैक पगोडा का असली मालिक तो कोई और है, और वैसे भी अभी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, हम लोग ब्लैक पगोडा के चक्कर में नहीं पड़ सकते। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत नए शहर में होगी जहाँ पर ये तीनों बड़े शहरों को मिलाकर एक शहर बनाएंगे और बिमिंग उसका नया रूलर बनेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 63 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे मैंने आपको बताया था कि इस एपिसोड की शुरुआत नए सिटी से होने वाली है। तो पहले इस सीन में नए सिटी को दिखाया जाता है। नए सिटी को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि एक डीमन सिटी है जिसे नॉर्थ की तरफ बनाया गया है, जिसके अंदर सिर्फ मॉन्स्टर्स और डीमंस रहते हैं। फीनिक्स सिटी वालों को वेस्ट की तरफ की जगह दी गई है। हीवनली डीमन सिटी वालों को साउथ का एरिया दिया गया है और स्टार सिटी ईस्ट वाली साइड पर है। तो एपिसोड की शुरुआत में स्टार सिटी के हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिमिंग रूलर की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि बाकी के तीनों सिटीज के लोग उसके पास वहाँ पर आते हैं मेन हॉल में। सारे बिमिंग के सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जबकि बिमिंग उन सबसे कहता है ठीक है तुम सब लोग खड़े हो सकते हो। लेकिन सारे लोगों में अभी भी कुछ लोग हैं जो कि बिमिंग को रूलर बना हुआ देख सकते हैं, जैसे कि वीकिंग कहता है ये सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर की वजह से हुआ है कि ये स्टार सिटी का रूलर बन पाया है। अगर मेरे ग्रैंडफादर इसकी हेल्प नहीं करते तो मैं तो यही कोशिश करता कि ये हमारी कमांड के अंदर होता, यानी कि हम इसके ऊपर रूल कर रहे होते। जबकि वैंग फैमिली वाले भी इस बात को लेकर ज्यादा खुश नहीं है। वैंग शेन अपनी बहन से कहता है मुझे ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस लड़के को रूलर नहीं होना चाहिए था, ये सिटी लॉर्ड कैसे बन सकता है, ये पता नहीं कहाँ से उठकर आया है और हमारे स्टार सिटी का रूलर बन गया है। इसकी जगह पर तो हमें सिटी रूलर होना चाहिए था। चलो अगर हम नहीं तो गू फैमिली वाले हो जाते, उनसे भी हमें ज्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको स्टार सिटी का रूलर नहीं होना चाहिए था। वैंग जी अपने भाई से कहती है
ये डिसीजन हमारी सारी फैमिलीज के पैट्रियार्च ने मिलकर किया है। स्टार सिटी का लॉर्ड इसी को होना चाहिए। बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसको अपना सिटी लॉर्ड मानते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें इसको मानना पड़ेगा। और साथ ही वैंग भी शर्माते हुए अपने भाई से कहती है, अगर बीमिंग इस सिटी का सिटी लॉर्ड बनता है तो ये तो बिल्कुल सेम है जैसे वैंग फैमिली वाले सिटी लॉर्ड बन गए हैं। वैंग शेन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, सिस्टर तुम्हें क्या हुआ? तुम तो हमेशा बीमिंग को मास्टर चैन कहती थी, आज तुम उसका नाम क्यों पुकार रही हो? गूडा और ब्लैक विडो भी बीमिंग के साथ ही खड़े होते हैं। ब्लैक विडो बीमिंग की तरफ देखती है और एक बैक फ्लैश सीन दिखाती है। लास्ट एपिसोड के एंड पे बीमिंग ने ब्लैक विडो से कहा था कि हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। ब्लैक विडो से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं नए शहर को उस लोकेशन के ऊपर क्यों बनाना चाहता हूँ? ब्लैक विडो से कहती है, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर हम लोग अपने आप को आसानी से डिपेंड कर सकते हैं और कोई भी बाहर वाला हम पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकेगा। बीमिंग उसे कहता है, नहीं इस वजह से नहीं, एक और वजह भी है। वहाँ पर नीचे एक ऐसी रूइंस है, वहाँ पर स्टार अलायंस वाले सालों से उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना छुपा हुआ है। यहाँ तक कि स्टार अलायंस के कुछ गॉड लेवल के हंटर्स ने भी उस रूइंस के अंदर जाने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी वजह से अंदर नहीं जा पाए। मैं इस शहर को उस जगह पर इसीलिए बनाना चाहता हूँ, वहाँ पर जाने के बाद हमें काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हम उन रूइंस को जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से पता नहीं हमें कौन सा खजाना मिलेगा। हो सकता है कि हमें वहाँ से कुछ ऐसा पावरफुल वेपन मिल जाए जिसकी मदद से हम स्टार अलायंस के खिलाफ जो अपनी वार है उसको जीत सके। ब्लैक विडोज की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अगर वाकई में हमें उन रूइंस के अंदर से कोई ऐसा वेपन मिल जाता है तो इसका मतलब हम स्टार अलायंस को हरा सकते हैं, तो मैं अपने भाई को मिल सकूंगी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन साथ ही बीमिंग उसे कहता है, लेकिन सबसे पहले मुझे एक और काम करना है, मुझे स्टार सिटी का सिटी लॉर्ड बनना होगा। उसी के बाद हम लोग उन रूइंस के अंदर आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि स्टार अलायंस वालों को हमने अभी तक हराया नहीं। वो हम पर अटैक करने के लिए लाजमी तौर पर आएंगे। अगर मेरे अलावा कोई और स्टार सिटी का लॉर्ड बन जाता है तो हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो हमें पूरी तरह डिपेंड कर पाएगा। फिर हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। ब्लैक विडो सोच रही होती है, मुझे तो लगा था कि सिटी लॉर्ड बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज हैं वो इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन इन सारी फैमिलीज ने बहुत ही आसानी से बीमिंग को स्टार सिटी का सिटी लॉर्ड चुन लिया। फिर ब्लैक विडो अपने भाई को याद करती है और कहती है, जू फैन तुम मेरा इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी तुमसे मिलने के लिए आने वाली हूँ। उसी वक्त उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। कोई कह रहा होता है, क्या ये स्टार सिटी है? क्या ये स्टार सिटी का मेन हॉल है? वो सारे लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो पीछे एक फादर और सन खड़े होते हैं जो कि जू फैमिली से हैं। फादर का नाम जू गॉन्ग है जबकि उसके बेटे का नाम जू ज्यू है, जो हिमली डीमन सिटी के पुराने रूलर थे। फैमिली वालों ने इनको हटाकर इनकी पोजीशन ली थी। बीमिंग कहता है, अब तुम लोग कौन हो? जबकि जनरल व्यू से बताते हैं, ये लोग हिमली डीमन सिटी के पुराने लॉर्ड्स हैं, इनको हटाकर हम लोगों ने इनकी जगह ली थी। लेकिन एक दिन अचानक हमारे डीमन सिटी पर अटैक हुआ था और उसके बाद इनके एक एम्परर रैंक के हंटर जो कि इनके एक एंसेस्टर थे वो यहाँ से गायब हो गए। पता नहीं वो कहाँ पर चले गए, लेकिन उनके बाद से जू फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो गई। तो जू फैमिली को हटाकर हम लोगों ने इनकी जगह ले ली। हम लोग सिटी के नए लॉर्ड बन गए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये हमारे लिए खतरे की बात है जो ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आए होंगे। बीमिंग सोच रहा होता है, मैंने कभी जू फैमिली के बारे में नहीं सुना, स्टार अलायंस में भी इनका नाम नहीं सुना और ना ही इनके उस एम्परर रैंक के हंटर का जो कि गायब हो चुके हैं। लेकिन उनका नाम बताते हुए जनरल वी भी काफी ज्यादा घबरा गए थे। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जनरल वी जल्दी से जंप करते हुए जू गॉन्ग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जू गॉन्ग तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? जू गॉन्ग जनरल वी से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर डीमन सिटी में किसी किस्म की मुश्किल पैदा करने के लिए नहीं आए। हम लोग तो यहाँ पर स्टार सिटी के नए लॉर्ड को बधाई देने के लिए आए हैं और साथ ही हम लोग ये भी चेक करना चाहते थे ये मास्टर चैन बीमिंग जिसने तीनों बड़े शहरों वालों को एक बड़ा शहर बनाने के लिए मना लिया और जनरल वीक उसके पीछे घूमते फिरते हैं। वीटियान और वी किंग उसे कहते हैं, तुम्हें इस तरह की बकवास बातें नहीं करनी चाहिए जब तुम्हें पूरी बात का पता न हो। हम लोग इसके पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने फ्यूचर की फिक्र है। हमें पता है कि स्टार अलायंस वाले हम पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने एक नया शहर बनाया है। ऐसा नहीं है कि हम बीमिंग की कमांड में आ गए हैं। जू गैंग उन दोनों बच्चों से कहते हैं, तुम लोग तो गलियों में घूमने वाले कुत्तों की तरह हो जो सिर्फ अपने डीमन सिटी के लोगों पर ही भौंक सकते हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बीमिंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और जू गॉन्ग से कहता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो जल्दी से कहो क्या बात करनी है। जू गॉन्ग आगे से कुछ भी नहीं बोलते जबकि उसका बेटा कहता है, फादर अगर आप इससे बात नहीं करना चाहते तो मैं इसको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बीमिंग से कहता है, अगर तुम्हारे जैसा कोई लड़का जो कि पता नहीं कहाँ से उठकर आया है और वो स्टार सिटी का लॉर्ड बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, जरा देखो तो सही मेरे पास कितनी पावर है। बीमिंग उसकी पावर को महसूस करते हुए कहता है, ये तो अपने वार जनरल लेवल के पीक पर है, यानी कि एम्परर लेवल का हंटर बनने वाला है। जनरल भी चिल्लाकर उसे कहते हैं, ये स्टार सिटी का इलाका है, तुम लोग यहाँ पर आकर इस तरह की बातें नहीं कर सकते, यहाँ से वापस चले जाओ। जू गॉन्ग जनरल वी से कहते हैं, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। हम लोग यहाँ पर स्टार सिटी के लॉर्ड से बात कर रहे हैं, तुमसे नहीं। हमने तुम्हें डीमन सिटी दिया था, तुम अपने डीमन सिटी पर जाकर राज करो। हम तुमसे तुम्हारा डीमन सिटी नहीं मांग रहे, बल्कि हम लोग तो स्टार सिटी के लॉर्डशिप मांग रहे हैं। साथ ही जू गॉन्ग जनरल वी से कहता है,
हमारे फोर फादर ने हमसे कहा था जब वो यहाँ से गायब हुए थे। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को एक मैसेज दे दूं कि जब वो वापस आएंगे तो तुम्हें अपने डीमन सिटी को छोड़ना होगा। वो वापस से आकर डीमन सिटी के रूलर बनेंगे। वो सारे हंटर्स जो कि वहाँ पर खड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, पहले स्टार अलायंस वालों ने हम पर अटैक किया, अब ये पता नहीं कहाँ से जू फैमिली वाले निकल कर आ गए हैं और वो स्टार सिटी पर हुकूमत करना चाहते हैं और साथ ही वो डीमन सिटी पर भी कब्जा करना चाहते हैं। जब से बिमिंग यहाँ पर आया है हमारी मुश्किलात तो बढ़ती जा रही हैं। जनरल वी सोच रहे होते हैं अगर इनके फोर फादर यानी कि वो एंसेस्टर अभी तक जिंदा हैं, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। तब वो अपने एम्परर रैंक का था, मुझे लगता है कि अब तक तो वो गॉड लेवल तक पहुंच चुका होगा। अगर वाकई में इनके फोर फादर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम सब लोग अपने तीनों शहरों को मिलाकर भी उसके साथ फाइट नहीं कर पाएंगे अगर वो वाकई में गॉड लेवल का हंटर बन चुका है। गूडा उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारा वो बंदर फोर फादर कौन से वोल्केनो से जंप करके निकलने वाला है, उसे क्या लगता है जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलेगा उसे हम लोग डीमन सिटी का रूलर बना देंगे और तुम लोगों को स्टार सिटी भी दे देंगे। जूजी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फोर फादर के बारे में इस तरह की बात करने की। गूडा फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तो क्या कर लोगे, मैंने उनका मजाक उड़ाया है। जूगांग अपने बेटे से कहते हैं जो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम अपने टॉपिक से मत फिरो, यहाँ पर हम लोग जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को पूरा करो। अगर ये लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं तो जरा इनको दिखाओ तुम्हारे पास कितनी पावर है। जू गैंग बिमिंग से कहते हैं मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मेरे साथ एक राउंड फाइट करो, अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम्हें सिटी लॉर्ड की कुर्सी को छोड़ना होगा, मैं नया सिटी लॉर्ड बनूंगा, लेकिन अगर तुम जीत गए तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बिमिंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन, तुम सिर्फ एक छोटी सी फैमिली के हेड हो, मैं एक सिटी रूलर हूँ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने की क्या जरूरत है और मैं तुम्हारे लिए अपनी पोजीशन को क्यों छोड़ूंगा। यहाँ पर स्टार सिटी में बहुत सारी नई फैमिलीज हैं, वो सब लोग भी कल को इस तरह कहेंगी क्या मैं सबके साथ फाइट करता रहूंगा। ब्लैक विडो आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है बिमिंग मुझे तुम्हारी जगह पर फाइट करने दो, अगर तुमने इनको अपनी पावर नहीं दिखाई तो इस तरह की छोटी फैमिलीज फिर से उठ खड़ी होंगी और वो बार बार तुमसे यही कहेंगी कि वो तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। हमारे पास अभी करने के लिए बहुत सारे जरूरी काम भी है, तुम्हें पता है कि कौन से काम है। बिमिंग उससे कहता है चलो फिर ठीक है, जाओ और जाकर इस सब को हैंडल करो। जू जियो आगे बढ़ता है और कहता है मैं इस लड़की के साथ फाइट करूंगा, ये लड़की बिमिंग की जगह पर फाइट कर रही है, अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो सिटी लॉर्ड की कुर्सी मेरी होगी। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है चलो फिर हम फाइट के बाद देखेंगे कि तुम सब लोग क्या कहते हो जब मैं तुम सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जू जियो हंसना शुरू कर देता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद उसकी पावर से एक बड़ा सा बुद्धा बनता है। बुद्धा उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है बॉस इसके पास से जो ऑरा निकल रहा है ये तो बिल्कुल उस बुद्धा टाउन की तरह का है जहाँ से हमें ट्रेजर मिला था और इसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको लगता है कि ब्लैक विडो इसको हैंडल कर पाएगी। बिमिंग उसे कहता है ब्लैक विडो को फाइट करने दो, चलो देखते हैं ब्लैक विडो ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। मैं भी देखना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों में वो कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। ब्लैक विडो अपने उस स्पेशल हॉरिक्रूक्स को बाहर निकालती है जो कि उसे जैंग देकर गई थी, तब जो कि उन्हें जैंग के खजाने में से मिला था, जिसे बिमिंग अपने लिए रिफाइन नहीं कर पाया था, लेकिन ब्लैक विडो ने इसे रिफाइन कर लिया था। जू जियो भी अपने लिए एक हॉरिक्रूक्स यूज कर रहा है। जू जियो ब्लैक विडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पंच की पावर कितनी ज्यादा है, लेकिन ब्लैक विडो अपने उस हॉरिक्रूक्स को यूज करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेती है। जू जियो उसे कहता है चलो फिर देखते हैं तुम्हारी ये स्टूपिड शील्ड मेरे कितनी ज्यादा पंचेस को हैंडल कर पाती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी शील्ड के ऊपर सेकंड पंच मारने लगता है उसकी शील्ड के अंदर से बहुत सारी तलवारें निकलती हैं और वो उसके ऊपर लगती है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जू जियो उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है इसके पास न सिर्फ शील्ड है बल्कि ये शील्ड के अंदर से भी अटैक कर सकती है। ब्लैक विडो हंसना शुरू कर देती है और जू जियो से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम हम सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दोगे, अब आओ और आकर दिखाओ तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। जू जियो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है इस लड़की के पास जो वेपन है ये तो मेरे इस हॉरिक्रूक्स के सामने टिक पा रहा है, लगता है कि इसके पास भी एक हॉरिक्रूक्स है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जू जियो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है और अपनी एक और टेक्निक को यूज करने के लिए रेडी होता है और उससे कहता है भाई तुम कोई सा भी मैजिकल वेपन यूज कर लो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी, मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और उसकी सोल एनर्जी से बना हुआ बुद्धा वो पहले से बड़ा हो जाता है। बिमिंग और गूडाओ भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 64 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 65 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लैक विडो और जू जियो के दरमियान में एक फाइट जारी होती है। ब्लैक विडो अपने हॉरिक्रूक्स को यूज कर रही होती है जबकि जू जियो के पास भी उसका एक स्पेशल हॉरिक्रूक्स होता है। जू जियो अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम 8 वर्ड मंत्रा होता है। जैसे ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है उसका स्पिरिट एनर्जी से बना हुआ बुद्धा साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो एक मंत्र बोलता है जो कि 8 वर्ड्स का बना होता है। जैसे वो उन 8 वर्ड्स को बोल देता है वो सारे वर्ड्स एनर्जी से बनकर बाहर निकल आते हैं और वो सारे के सारे ब्लैक विडो के ऊपर गिरना शुरू कर देते हैं। ब्लैक विडो बड़ी मुश्किल से उन सबको डॉज कर रही होती है। ब्लैक विडो कहती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, आखिर मैं इसके कितने ज्यादा अटैक्स को डॉज कर पाऊंगी।
पाऊंगी। ब्लैक विडो कहती है मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ताकि मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकूं, और साथ ही वो जंप करते हुए घूमते हुए उसके पीछे चली जाती है और अपने हंटर को निकालकर जू जियो पर अटैक करती है और उसके बाजू को अपने हंटर से बांध लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जू जियो उसे कहता है तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी, और साथ ही वो अपने हॉरिक्रूस को यूज करते हुए ब्लैक विडो के हंटर को 2 टुकड़ों में काट देता है। ब्लैक विडो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है इसने तो मेरे विप को भी काट दिया, इसका स्पेशल वेपन तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जू जियो जल्दी से अपने उस मैजिकल वेपन को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। ब्लैक विडो के पास संभलने का जरा भी टाइम नहीं होता। ब्लैक विडो उसके अटैक से डायरेक्टली हिट होती है और पीछे दीवार के साथ जाकर गिरती है। बूढ़ा भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है ब्लैक विडो क्या तुम ठीक हो, जबकि बिमिंग बिल्कुल खामोश होता है। जैंग ब्लैक विडो की तरफ देखकर कहती है इसने तो मेरे दिए हुए हॉरिक्रूस को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है, इसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहती है मैं इस जू जियो में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे इससे फाइट करनी है क्योंकि इस लड़के की स्ट्रेंथ और ब्लैक विडो के पास जो हॉरिक्रूस है दोनों की स्ट्रेंथ एक जितनी है। ब्लैक विडो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और गूडाओ से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसके साथ फिर से फाइट कर सकती हूँ। जू जियो हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस है? अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, जल्दी से अपने आप को सरेंडर कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसमें तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ब्लैक विडो से कहती है ऐसा सोचना भी मत, मैं तुमसे फाइट करूंगी। साथ ही वो अपनी बैटल स्पिरिट हेडेड बर्ड को निकालती है और कहती है जाओ और जाकर इसका सर काट कर लाओ। जू जियो से कहता है तो इसका मतलब तुम बैटल स्पिरिट्स के दरमियान में फाइट करवाना चाहती हो, चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन सी बैटल स्पिरिट है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारी वार बीस्ट के दरमियान में भी कितना ज्यादा डिफरेंस है। मेरा वार बीस्ट तुम्हारे वार बीस्ट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी बैटल स्पिरिट को वहाँ पर बुलाता है। उसकी बैटल स्पिरिट का नाम हेल हाउंड होता है, यानी कि हेल का गेट कीपर। गूडा और ब्लैक विडो से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गूडा और ब्लैक विडो से कहता है ये कौन सा बैटल बीस्ट है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? जू जियो ब्लैक विडो से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये 2 साल वाला परिंदा मेरे इस हेल हाउंड के सामने टिक पाएगा? ये तो मेरे हेल हाउंड का खाना बन जाएगा, चलो फिर देखते हैं। इसका वार बीस्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गूडा सोच रहा होता है अगर इसी तरह चलता रहा तो ब्लैक विडो तो हार जाएगी। वो जल्दी से बिमिंग से कहता है बॉस तुम्हें कुछ करना होगा, इस तरह ब्लैक विडो हार जाएगी। बिमिंग अपने कंधे पर बैठी हुई स्नोबॉल से पूछता है स्नोबॉल क्या तुम्हें इस कुत्ते को खाना है? स्नोबॉल आगे से उसे चिरप चिरप करते हुए कुछ कहती है, यानी कि वो यही कहती है हाँ मुझे इसे खाना है। वो दोनों वार बीस्ट एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। एक तरफ से 2 साल वाला पंछी आगे बढ़ता है जबकि दूसरी तरफ से हेल हाउंड आगे बढ़ता है। लेकिन साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हेल हाउंड उस 2 सिर वाले पंछी को गर्दन से पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ब्लैक विडो भी काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है अगर इस हेल हाउंड ने मेरे 2 साल वाले पंछी को मार दिया तो मेरे पास कोई भी वार बीस्ट नहीं रहेगा, मैं इसको यहाँ पर खो नहीं सकती। जू जियो से कहता है तुम अपने पंछी की मिसाल क्यों नहीं लेती और जल्दी से हार मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी यहाँ पर मारी जाओ। तुम्हारी जैसी कल्टीवेशन को हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर तुम आज यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को खो देती हो या फिर अपनी जान को खो देती हो तो किसी दूसरे के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें दूसरों के लिए अपनी जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप हार मान लो। ब्लैक विडो से कहती है नहीं मैं कभी हार नहीं मानूंगी और वो दोनों फाइट के लिए फिर से रेडी हो जाती है। लेकिन उसी वक्त हेल हाउंड के चिल्लाने की आवाज आती है। जू जियो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने हेल हाउंड की तरफ देखता है। स्नोबॉल आगे बढ़ती है और हेल हाउंड के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारती है, जबकि बिमिंग नाटक करते हुए कहता है स्नोबॉल तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, ये फाइट तुम्हारी नहीं है, जल्दी से वापस आ जाओ। जबकि गूडाओ सोच रहा होता है बिमिंग ने तो बहुत ही अच्छा किया, स्नोबॉल ने उस पर अटैक करके उसके एक एडवांटेज को कम कर दिया है। और साथ ही गूडा और बिमिंग हंसना शुरू कर देते हैं। स्नोबॉल का सिर्फ एक ही पंच और उसका हेल हाउंड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जी जियो जल्दी से अपने हेल हाउंड की तरफ देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बिमिंग से कहता है बिमिंग मुझे पता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है, तुमने अपनी बैटल बीस्ट को जानबूझकर इस पर अटैक करने के लिए आगे भेजा है। लेकिन साथ ही जी जियो बहुत ज्यादा हैरान भी होता है क्योंकि बिमिंग के वार बीस्ट यानी कि स्नोबॉल ने सिर्फ एक ही पंच में उसके प्रिजन डॉग को हरा दिया है। जू जियो जब दूसरी तरफ देख रहा था ब्लैक विडो फिर से अपने हॉरिक्रूस को निकालती है और उसकी पावर को रिफाइन कर लेती है और उससे कहती है हमारी फाइट अभी तक एंड नहीं हुई, तुम दूसरी तरफ कैसे देख सकते हो। और साथ ही वो अपने हॉरिक्रूस के ऊपर लगी हुई सील को अनलॉक करती है और उसके अंदर से एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा सांप निकालती है और जू जियो के ऊपर अटैक कर देती है। जू जियो अपने हॉरिक्रूस को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन उसका स्नेक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके हॉरिक्रूस को तोड़ देता है और उसके ऊपर सीधा जाकर अटैक करता है। जू जियो है उसके अटैक को तो रोक लेता है लेकिन साथ ही गुस्से के साथ कहता है इसने तो मेरे हॉरिक्रूस को हरा दिया है, लगता है मुझे अब सीरियस होना पड़ेगा वरना मैं इस लड़की को नहीं हरा पाऊंगा। जू जियो ब्लैक विडो से कहता है अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरे किए देता हूँ। और साथ ही वो अपनी बची कुची फुल पावर को रिलीज करता है। इस बार उसकी एनर्जी से बना हुआ बुद्धा पहले से भी ज्यादा बड़ा होता है और उसके हाथ में एक तलवार होती है। वो अपनी तलवार के साथ ब्लैक विडो के ऊपर अटैक करता है लेकिन ब्लैक विडो जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है।
जूजियो की नजर उसी वक्त स्नोबॉल के ऊपर पड़ती है। स्नोबॉल जो कि उसके हेलहाउंड के ऊपर बैठी होती है। जूजियो जल्दी से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। बिमिंग भी जो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन जैसे वहाँ से धुआं हटता है, स्नोबॉल जंप करते हुए वहाँ से बाहर निकल आती है। जूजियो के डैड स्नोबॉल की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया। लेकिन जूजियो बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसने अपनी पावर को यूज करते हुए अपने ही हेलहाउंड को मार दिया होता है। जैंग भी हंसना शुरू कर देती है और कहती है ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसने तो अपने ही पेट को मार दिया। वी किंग कहता है क्या वाकई में इसका हेलहाउंड मर गया है? जूजियो भी बैठकर रोना शुरू कर देता है और अपने हेलहाउंड से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो अपने हेलहाउंड को मार दिया। उसी वक्त बिमिंग आगे बढ़ता है और उससे कहता है यंग मास्टर जू, आपके साथ यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, मेरी फैमिली मेंबर ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, मुझे लगता है कि आप हमें इसके लिए माफ कर सकते हैं। हम इस सब को बुलाकर अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही मुझे तुम्हारे वार बीस्ट के मरने का भी बहुत ज्यादा अफसोस है। जूजियो चिल्लाकर उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, तुमने अपने वार बीस्ट को आगे भेजा था ताकि मैं अपने वार बीस्ट पर अटैक करके उसे मार डालूं। तुम्हें और तुम्हारे वार बीस्ट को मरना होगा, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बिमिंग उसे कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या तुम वाकई में मुझे मारने के इस काबिल हो? तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ। जूजियो जल्दी से फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने सेम मूव को यूज करते हुए बिमिंग के ऊपर भी उसकी तलवार से अटैक करता है, यानी अपनी एनर्जी के बुता की तलवार के साथ। जनरल वी भी चिल्लाकर बिमिंग से कहते हैं बिमिंग प्लीज अपना ध्यान रखना, लेकिन जूजियो जैसे बिमिंग के ऊपर अटैक करता है बिमिंग वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो एक इल्यूजन होती है, जबकि असली का बिमिंग उसके पीछे होता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ पर देख रहे हो? जूजियो जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी पर तो एक भी स्क्रैच नहीं आया, लेकिन ये इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया? जू फैमिली का एक हंटर मास्टर जू गॉन्ग से कहता है मास्टर क्या आपने देखा, ये लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि इसने मास्टर जू के अटैक को भी डॉज कर लिया। जबकि मास्टर जू भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती। वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने 90% पावर को यूज किया है और उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा थी, फिर भी बिमिंग ने इसको कैसे डॉज कर लिया, यहाँ तक कि जनरल वी भी इसको डॉज नहीं कर सकते थे। जूजियो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और बिमिंग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ जू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक। और साथ ही वो अपने हाथों को जोड़ते हुए फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार वो अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम बुद्धा साउंड होता है। जैसे ही वो अपने हाथों को जोड़ता है उसका एनर्जी से बना हुआ बुद्धा भी अपने हाथों को जोड़ता है और ऊपर हवा में बहुत सारे वर्ड्स निकल आते हैं। वो सारे के सारे हंटर्स ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं अब ये क्या है, ये कौन सी नई टेक्निक है? लेकिन साथ ही वो सारे हंटर्स अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि उसकी स्पेशल टेक्निक साउंड होती है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा साउंड वेव्स निकलती हैं और उनके कानों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जूजियो बिमिंग से कहता है अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, तुम सब लोग जहाँ पर मरोगे। जबकि मास्टर जू से कहते हैं रुक जाओ, इस टेक्निक को मत परफॉर्म करो, इसमें हमारे साथी भी मारे जाएंगे। जू फैमिली के हंटर मास्टर जू से कहते हैं मास्टर जू हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा वरना यंग मास्टर के सीक्रेट टेक्निक की वजह से हम लोग भी जख्मी हो जाएंगे। जबकि सामने से बिमिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस बेकार सी टेक्निक के सामने मैं हार मान लूंगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये सीक्रेट टेक्निक एक सीक्रेट टेक्निक है? स्टार अलायंस में मैंने ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स देखी हैं, तुम तो सिर्फ एक बुद्धा को कंट्रोल कर सकते हो। स्टार अलायंस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक टाइम पर 100 बुद्धा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही बिमिंग अपनी सोल रिफाइनिंग बेल को निकाल लेता है और कहता है मैं तुम्हें बुद्धा की असली पावर दिखाता हूँ। बिमिंग उसे अपनी स्पिरिट एनर्जी से बड़ा कर लेता है। जैसे ही उसकी बेल बड़ी होती है जूजियो के सामने से आने वाली साउंड उस बेल के अंदर टकराती है और वापस घूमकर उसी की तरफ चली जाती है क्योंकि बेल के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है जिसकी वजह से उसकी पावर डबल हो जाती है, यानी कि वो साउंड की कैपेसिटी डबल कर देता है। जूजियो भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो मेरी टेक्निक को मेरे ऊपर उल्टा रहे हो। जूजियो की टेक्निक बिमिंग की बेल के अंदर से टकराकर वापस डबल पावर के साथ आती है और जूजियो के ऊपर लगती है। जूजियो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है। मास्टर जू और उनकी फैमिली के हंटर भागते हुए उसके पास जाते हैं। मास्टर जू जल्दी से जाकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूजियो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो अपने फादर से मरने से पहले सिर्फ इतना ही कहता है फादर मेरा बदला लेना, और साथ ही वो वहीं पर मर जाता है। मास्टर जू अपने बेटे से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। इसके साथ ही मास्टर जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उठकर खड़े होकर बिमिंग से कहते हैं मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालूंगा। और साथ ही वो अपने पास से एक छोटी सी अंगीठी निकालते हैं जिसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। बिमिंग भी उस छोटे से इंस्ट्रूमेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मास्टर उसे कहते हैं हालांकि मेरे स्किल्स इतने ज्यादा नहीं है कि मैं तुम्हें हरा सकूं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है जो तुम्हें हरा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर जू के पास ऐसा कौन है जो कि जू फैन को हरा सकता है और वो जू फैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर हमारी एपिसोड 65 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।